इसमें मुझे कमेंट्स दिखेंगे? अच्छा, हाँ, अच्छा। तो शुरू करें भैया, है ना? तो कोई सवाल है किसी बच्चे का तो पूछ लीजिए पहले। आपका कोई भी सवाल होता है बिना संकोच के पहले पूछ लो। एक सवाल के बजाय 2-3 सवाल हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर सवाल जेन्युइन हो, वास्तव में आपको जो उनकी ज़रूरत हो, कहीं पेपर में आए हैं, प्रैक्टिस सेट में है। कई बार ऐसा करते हैं बच्चे की ज़रूरत तो है नहीं, या मजाक में खाली ऐसे छेड़ने के लिए पूछ लिया। तो आप ऐसा पूछेंगे तो पता लग जाएगा सवाल का, है ना? लेकिन आपको वास्तव में नहीं समझ में आता, कोई बात है, कहीं प्रैक्टिस सेट आपने लगाया घर पर, किसी पेपर में कोई सवाल आया और आपको सच्ची में समझ में नहीं आ रहा, तो आप बेशक पूछ सकते हैं, चाहे वो भले किसी भी चैप्टर का, वो चैप्टर मैंने पढ़ाया या ना पढ़ाया, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो कल कुछ सवाल मैंने सॉल्व करवाए थे, उनमें से एक आध शायद रह गए होंगे व्याख्या करने के लिए। तो अगर आपको वो सवाल चाहिए और आपने नोट करे होंगे, मैं तो मिटा लिया था, तो आप उनको पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर मैं आज पढ़ाना शुरू करता हूँ पहले चैप्टर से। तो एक आध सवाल कोई है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद, है ना? अब जो कुछ डेमो में देखना होगा पढ़ाते वक्त ही देख लेना, ठीक? तो है कोई सवाल तो पूछ लीजिए, चाहे तो आप ऑनलाइन जुड़े बच्चे हैं, चाहे ऑफलाइन बैठे हैं। तो है किसी का तो पूछ लीजिए। नहीं है? चलो, नहीं है तो अब मैं पढ़ाता हूँ, शुरू करता हूँ, है ना? तो देखिए, हिंदी अपने आप में क्या है? एक भाषा है ना? लेकिन भाषा ही से क्या तात्पर्य है? भाषा कहते किसको हैं? तो इस बात को थोड़ा सा जान लीजिए। भाषा क्या है, बोली क्या है, वर्ण क्या है, भाषा की इकाई क्या है, वर्णमाला क्या है, और फिर हम आगे चैप्टर को बढ़ेंगे, ठीक है? तो हेडिंग डालिए, हिंदी अपने आप में एक भाषा है। मैंने अभी हिंदी की बात ही नहीं करी, मैं कह रहा हूँ भाषा किसको कहते हैं। तो आप हेडिंग डालिए, क्या मतलब है भाषा से, ठीक है? समझ लीजिए अच्छे से, फिर मैं आपको लिखा लूँगा। ठीक, अब देखिए, भाषा लिखना कुछ नहीं है। देखिए, भाषा संस्कृत भाषा की भास धातु से बनी है। भाषा जो एक शब्द है, यह संस्कृत की भास धातु, और धातु क्या होती है, जब मैं क्रिया वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर पढ़ाऊंगा। क्रिया मूल को ही धातु कहते हैं, बात समझाएंगे उस पर, है ना? फिलहाल जानने के लिए इतना जानिए, भाषा अपने आप में एक शब्द है। ये जो मैंने लिखा है, ये संस्कृत के भास धातु से बना है। इस भास धातु का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना। इसका मतलब होता है बोलना, और बोलने को ही दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? कहना, है ना? जैसे हमने कहा कि वह कुछ बोल रहा है या वह कुछ कह रहा है, तो बोलना कहें या कहना कहें, एक ही बात हुई, ठीक है? तो भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भास धातु से बना है, और इस भास का धातु का जो अर्थ होता है वो होता है बोलना या कहना। यानी जिस माध्यम से मनुष्य कुछ बोलता या कहता है, उस माध्यम का नाम है क्या? भाषा। भाषा एक माध्यम है कुछ बोलने का या कहने का। और बोलते कहते क्यों हैं हम? कुछ अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने के लिए। तो जिस माध्यम से मनुष्य, भाषा अपने आप में एक माध्यम है अपनी बात को दूसरे तक कहने का और दूसरे की बात को समझने का। तो जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है और ग्रहण करता है, जैसे मैं व्यक्त कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। या मान लीजिए आप व्यक्त करेंगे वहाँ से, और उन बातों को, विचारों को मैं ग्रहण करूँगा। तो जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता हो या ग्रहण करता हो, उस माध्यम का नाम भाषा होता है। तो व्यक्त करना एक तरफ से देना, ग्रहण करना दूसरी तरफ से लेना, और लेने देने की प्रक्रिया को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं हम? आदान प्रदान। तो विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से मनुष्य करे, उस माध्यम का नाम क्या होता है? भाषा होता है। और आदान प्रदान को ही आपने एक शब्द पढ़ा होगा, जैसे आप इकोनॉमी में कहीं पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में, विनिमय। अगर आपने थोड़ा भी कहीं इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, तो विनिमय शब्द आपने पढ़ा होगा। विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन, लेना देना। अपनी कोई वस्तु या अपना कोई विचार दूसरे को प्रदान करना, देना, और दूसरे का कोई विचार या कोई वस्तु क्या करना? ग्रहण करना या स्वीकारना, ठीक है? तो विचार विनिमय का माध्यम भाषा होता है। कभी कभी किताबों में ऐसा लाइन लिखा रहता है,
विचार विनिमय, विचार मतलब जो आपके मन में ख्याल आ रहा है, अनुभूति आ रही, फीलिंग आपको आ रही है, उसका विनिमय। और विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन, दूसरे का विचार लेना और अपना विचार देना, यानी आदान का मतलब आना और प्रदान का मतलब दूसरे को देना। तो विचार विनिमय का माध्यम भाषा है, इतनी भी परिभाषा ठीक है। विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है, ये बात भी ठीक है। और जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करे या ग्रहण करे या अभिव्यक्त करे, जो मर्जी कह लीजिए, उस माध्यम का नाम भाषा होता है। तो भाषा क्या है? अपने आप में एक माध्यम मात्र है, ठीक है। और किस बात का माध्यम है ये? विचारों का आदान प्रदान करने का, विचारों को एक जगह से दूसरे जगह तक देना और दूसरी जगह से अपनी पहली जगह तक या अपने आप को लेने का माध्यम भाषा है। तो क्लियर है? भाषा क्या है? अपने आप में एक माध्यम। किस बात का माध्यम? विचारों का आदान प्रदान करने का, विचारों का लेन देन करने का, विचार अभिव्यक्त या ग्रहण करने का माध्यम भाषा है। कह पाएंगे परिभाषा? ठीक है। अब आप जानिए कि भाषा कितने प्रकार की होती है या भाषा के भेद कितने होते हैं। या कभी कभी कहता है भाषा के प्रकार कितने हैं, या भाषा के भेद कितने हैं, या कभी कभी कहता है भाषा के रूप कितने हैं। इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग। भाषा के रूप होते हैं 2, 3, 4 ऐसे, भाषा के प्रकार होते हैं 3, 2, 4 ऐसे विकल्प, भाषा के भेद होते हैं 2, 3, 4 ऐसे को विकल्प रहेगा। तो भेद कहें, प्रकार कहें या रूप कहें, इन सब का मतलब उसके टाइप से है कि कितने तरह की भाषा होती है, ठीक है। तो भाषा कितने तरह की होती है? किताबों में कहीं कहीं 2 लिखी रहती है और कहीं कहीं 3 लिखी रहती है, लेकिन तीसरा भी माध्यम विचार अभिव्यक्ति का होता है जिसको हम भाषा कह सकते हैं। तब उसको क्या कहेंगे, वो अलग बात है, अलग नाम से, ठीक है। तो अगर कहीं पर आता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है, यानी विचारों का आदान प्रदान हम कितनी तरह से कर सकते हैं, तो वैसे तो किताब में कहीं कहीं 2 लिखा रहता है, लेकिन सांकेतिक भाषा, विचारों का अभिव्यक्त करने का माध्यम संकेत भी होते हैं, है ना। बाय द वे आदमी ऐसा है आगे जो बोल नहीं पाता या किसी बीमारी की वजह से नहीं बोल पा रहा है, या उसने मुंह में कुछ गुटखा आदि कुछ रखा हुआ है खाने के लिए, तो वो आपको कहेगा ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ से उठो, यहाँ पर बैठो। या जैसे मान लीजिए अभी क्लास चल रही है, कोई अंदर आना चाह रहा है तो मैंने उसको कहा ऐसा, इसका मतलब क्या हुआ, रुको। और अगर वो खड़ा है, दरवाज़ा खोला और उसने ऐसा करा और मैंने कहा आ जाओ, तो आ जाओ मैं जुबान नहीं बोली पर मैंने ऐसा करा तो वो फिर भी वो क्या करा, आ गया, ठीक है। या आप जैसे चौराहे पर देखते होंगे कि पुलिस का सिपाही उधर वाले ट्रैफिक को रोकने के लिए ऐसा करेगा, तो जैसे अगर उसका हाथ ऐसा है तो आप उधर वाले रुक जाते हैं, अगर वो ऐसा करेगा तो वो चलने लगते हैं। तो वो मुंह से भी कुछ नहीं बोलता, ना वो लिख करके देता आपके पास मैसेज करके मोबाइल में, या पर्ची बना करके आपके पास की रुकिए अब, और या फिर चलने को जब कहे तो एक एक पर्ची पकड़ाए सबको कि चलिए अब। तो वो क्या करता है, अपने बात को तो वो भी कहता है, अपने विचार तो वो भी रखता है। विचार क्या है उसका, रुकने का या चलने का, इशारा करने का। तो वो किसके माध्यम से करता है, संकेतों के माध्यम से। तो भाषा के जो रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, सबसे पहले तो होती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा, लिखित भाषा, और तीसरी किताबों में होगी कहीं लिखी हुई सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो भाषा के 3 रूप, 3 प्रकार में। अभी कुछ नहीं लिखूंगा, सब लिखाऊंगा आपको, जितना मैं बोल रहा हूँ उसी को व्यवस्थित तरीके से लिखूंगा, वरना तो आप ना तो समझ ही पाएंगे और ना लिख ही पाएंगे, ठीक है। जब मैं समझा रहा हूँ तो आप 2 मिनट चुपचाप रहिए, जब मैं लिखवाऊंगा तो आराम से लिखिए। मैं एक सेंटेंस को 2-2, 3-3 बार बोलूँगा ताकि आपका छूटे नहीं, आप लिख पाएँ, ठीक है। अब देखिए, एक शब्द है मुख और दूसरा शब्द है मौखिक। एक है मुख और एक है मौखिक। इन कई बार ये शब्दों की पहचान के लिए ही आता है कि भारतीय शब्द विशेषण है कि संज्ञा है, ऐसे करके आता है ना। आदरणीय, आदर का भाववाचक या विशेषण क्या बनेगा, आदरणीय बनेगा कि आदर बनेगा, आदरा बनेगा, ऐसे कुछ विकल्प बना लेता है। तो संज्ञा सर्वनाम चैप्टर तो आएंगे विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर कोई चर्चा आ रही है थोड़ा थोड़ा मैं समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे एक शब्द है भारत, तो भारत क्या है, एक स्थान को इंडिकेट कर रहा है, नहीं संज्ञा है ये। लेकिन जब हम भारतीय कहेंगे तो आपको इन पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भारत अपने में एक संज्ञा है, नाउन है, और भारतीय शब्द विशेषण है। जो भारत में रहेगा या भारत जैसा भारत का निवासी होगा, भारत की बातों को फॉलो करता होगा, वो या भारत के भूभाग में रहता होगा, जन्म लिया होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, भारतीय। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो कोई वस्त्र हो, कोई मशीन आदि कुछ हो जो भारत में बनी होगी, भारत में जन्म ली होगी, वो क्या हो जाएगी, भारतीय हो जाएगी। तो भारत अपने आप में एक संज्ञा है और भारतीय शब्द क्या, विशेषण है। ठीक वैसे ही मुख शब्द अपने शरीर, पहले तो शरीर एक संज्ञा है, नाउन है। शरीर का कोई भी भाग, आँख, कान, नाक, दांत, ओंठ, पैर, नाखून, जो भी हड्डी आदि सब, ये सब क्या है, संज्ञा है, नाउन है।
ठीक है। तो मुख अपने आप में एक संज्ञा है और मौखिक, मुख से बना शब्द है मौखिक। जो बातें मुख से बोली जाती होंगी, जिनका संबंध सीधा मुख से होगा, हर वो चीज़ मौखिक है जिसका संबंध मुख से है। हर वो प्राणी वस्तु भारतीय है जिसका संबंध भारत से होगा। जैसे पहाड़ और पहाड़ी, पहाड़ अपने में एक संज्ञा है, स्थान का बोध कराता है, और जो पहाड़ से संबंध रखता हो, पहाड़ में रहता हो, जिसका निवास पहाड़ हो, जिसका जगह ज़मीन या मूल स्थान आदि पहाड़ हो, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। चाहे अब पहाड़ी कोई आदमी भी हो सकता है, पहाड़ी कोई पौधा भी हो सकता है। जो पहाड़ से संबंध रखता होगा, ताल्लुक़ रखता होगा, किसी न किसी रूप से कनेक्टेड होगा पहाड़ से, तो उसका नाम क्या होता है? पहाड़ी। ठीक है। वैसे ही मुख से जिसका संबंध होगा, जिस भाषा का संबंध मुख से होगा, वो भाषा क्या कहलाएगी? मौखिक। यानी जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान या विचारों की अभिव्यक्ति बोल करके करता है, और बोला कहाँ से जाता है? नाक से, आँख की मुख से। बोला तो मुख से जाता है। तो जब विचारों का आदान प्रदान करने का नाम क्या है? भाषा। और अगर आप विचारों का आदान प्रदान मुख से हो रहा होगा, तो ये भाषा क्या कहलाएगी? मौखिक कहलाएगी। तो मौखिक अभिव्यक्ति का नाम मौखिक भाषा है। या यूँ कहें कि जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान केवल बोल करके करता है और सुन करके करता है। मैंने बोला, अभी आप लिख नहीं रहे हैं, और मैं भी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ मान लीजिए बोल करके बोल ही रहा हूँ, तो मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन कैसे? बोल करके। और आप मेरी बात को ग्रहण कर पा रहे हैं कैसे? सुन करके। तो जब भावों और विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर हो, तो भाषा का यह रूप क्या कहलाता है? यह प्रकार क्या कहलाता है? यह भेद क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। तो मुख शब्द संज्ञा और मुख से बना विशेषण मौखिक है। ठीक है। तो अगर एक लाइन में कोई कहे कि मौखिक अभिव्यक्ति का नाम मौखिक भाषा है, जब मनुष्य विचारों का आदान प्रदान बोल करके करे, तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है ना। विचारों का विनिमय मुख के माध्यम से हो, तो विनिमय का मतलब आदान प्रदान, तो वो भाषा क्या हो जाएगी? मौखिक हो जाएगी। ठीक है। अब लिखित भाषा, लेखन के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति, लेखन के माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया, यह का माध्यम क्या होगा? लिखित भाषा। लिखना शब्द अपने आप में क्रिया है, और लिखना क्रिया नामक शब्द से बना है क्या? लिखित। तो लिखना, अगर कोई कहे लिखना, चलना, दौड़ना, भागना, ये शब्द क्या है? ये संज्ञा, ये क्रिया है, वर्ब है। और लिखना नामक क्रिया से क्या बना हुआ? लिखित। ठीक है। तो लिखित शब्द विशेषण है और लिखना शब्द अपने आप में क्रिया है। तो लिखना तो नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखित। अगर कभी आ गया कि व्याकरणिक दृष्टि से लिखित शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, तो क्या होगा? ये विशेषण होगा। और लिखना शब्द क्या होगा? वो तो क्रिया होगा। ठीक है। तो जब मनुष्य लेखन के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त करे, तो भाषा का यह रूप या यह प्रकार या यह भेद कहलाता है क्या? लिखित भाषा। अब जब शुरुआत में मनुष्य रहा होगा, जब वो जंगलों में रहता था, आदिम अवस्था में रहता था, पढ़ा लिखा नहीं था, वस्त्र आदि नहीं पहनता था, खेत खलिहान आदि कुछ नहीं प्रयोग करता था, तो वो बिल्कुल जंगली अवस्था में रहता था, पशु पक्षियों की तरह। तो वो विचारों का आदान प्रदान तो अपने साथियों को तब भी करता होगा, लेकिन वो कैसे करता था? केवल बोल करके करता था। जैसे आज के ज़माने में पशु पक्षी करते हैं। आपने देखे होंगे, चिड़िया देखे होंगे, बंदर देखे होंगे। तो अगर कि एक बंदर को कुछ खतरा आभास महसूस हुआ, या उसने चीते या बाघ को देखा पेड़ से, तो वो अलग तरह की आवाज़ करेगा ताकि उसके साथी होशियार हो जाएं, सावधान हो जाएं, है ना। तो अपने विचार उसने और बंदरों तक भी पहुंचाए कि यहाँ पर खतरा है। या मान लीजिए इकट्ठा कहीं पर कुछ खाना जंगल में मिल गया, कि इस पेड़ पर चढ़ा और पता लगा कि वहाँ फलों का गुच्छा है, तो उस बंदर के और अगर बच्चे साथी होंगे, तो उनको बुलाने के लिए वो अलग तरह की आवाज़ करेगा। यानी वो अपने विचार उन तक पहुंचाएगा कि यहाँ पर भोजन है ना। ये मान लीजिए जंगल में किसी भेड़िया के या शेर के, बाघ के बच्चे बिछड़ जाएं, बाघिन के, तो वो उनको ढूंढने के लिए क्या करेगी? आवाज़ लगाएगी। यानी तुम कहाँ हो ये कहने के लिए वो क्या करेगी? या वो अपने आप को ये बताने के लिए कि मैं यहाँ पर हूँ, तुम कहाँ हो, बच्चों के लिए। तो वो ऐसा विचार उन तक पहुँचाने के लिए क्या करेगी? आवाज़ निकालेगी। और आप बिल्कुल आवाज़ के अंतर से पहचान लेते हैं। आपने घर में अगर कभी पालतू पशु पक्षी या मुर्गे आदि कुछ पाले हों, तो जब इकट्ठा खाना मिलता है, तो मुर्गी जो होगी वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी आवाज़ अलग तरह की होती है। और जब अचानक वो चील आदि कुछ देखे, खतरा कुछ देखे, बिल्ली को अगर देखे, तो उसकी आवाज़, वो फिर भी ध्वनि कर निकालती है, आवाज़ निकालती है, लेकिन उस आवाज़ में अंतर होता है कि नहीं? तो है तो ध्वनि, पर ध्वनि में फ़र्क होता है। यानी वो अगर अलग तरह की अभिव्यक्ति वो करना चाहती है, खतरे वाली, तो अलग आवाज़ निकालती है, कुछ और अभिव्यक्ति करती है तो अलग तरह की आवाज़ निकालती है। तो ऐसे मनुष्य भी तो था। मनुष्य कौन सा जब मनुष्य धरती पर आया, तो कौन सा उसने शुरुआत में ही लिखना शुरू कर लिया था, खेती बाड़ी करना शुरू कर लिया था। तब तो जंगली अवस्था में रहता था, नग्न अवस्था में रहता था, गुफाओं में रहता था, मकान आदि बनाने का उसको ख्याल भी नहीं था, न जानता था।
तो लेकिन वो तभी भी अपने विचारों का आदान प्रदान करता होगा। तो भाषा की जो शुरुआती प्रकार है वो क्या था? मौखिक था। लेकिन जब मनुष्य सभ्य हुआ, थोड़ी सी उसका दिमाग विकसित हुआ और उसको आवश्यकता पड़ी कि अपने विचारों को अस्थायी रखना है, जो किसी मान लीजिए किसी व्यक्ति के मन में कुछ अच्छे विचार आते हैं तो अगर आने वाली पीढ़ी तक उन विचारों को पहुंचाना चाहे तो जब तक आने वाली पीढ़ी आएगी तब तक तो व्यक्ति मर जाएगा, तो उसके विचार आगे तक कैसे पहुंचेंगे? और आप बोलेंगे रिकॉर्ड करके रख देंगे उसकी आवाज़। जब लिखने की ही सुविधा विकसित नहीं हुई थी, रिकॉर्डिंग की सुविधा तो बहुत दूर की बात है, तब तो रिकॉर्ड भी कहाँ करें, तो तब उसको आवश्यकता हुई होगी या ऐसे अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना जहाँ तक उसकी आवाज़ नहीं जाती है। अगर आसपास बैठे हैं तो आवाज़ तो चली जाएगी, लेकिन पहाड़ी के पीछे उसके कोई और साथी हैं तो उन तक कैसे आवाज़ पहुँचे? तो जब मनुष्य को ऐसा ख्याल आया होगा कि अपने बात को, विचार को स्थायी रखना है, तो उसने लिखना शुरू करा होगा। यानी ध्वनियाँ, जो आवाज़ जो हैं, उनको उनको लिखने के लिए उसने कोई चिन्ह बनाए होंगे, संकेत चिन्ह, और उन संकेत चिन्ह जिनको आज हम वर्ण कहते हैं। भाई अ क्या है या क क्या है? ये ध्वनियों के संकेत चिन्ह तो हैं। अ जब तक मेरी जुबान पर है ध्वनि है, और इस ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए मैं एक चिन्ह बनाया तो ये चिन्ह क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो ऐसे उसने ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई संकेत चिन्ह बनाए होंगे जिनका नाम वर्ण है, और इन वर्णों के साथ उसने शब्द बनाए होंगे और शब्दों के माध्यम से उनको लिखकर अपनी बात को दूसरे स्थान तक पहुंचाया होगा। हालांकि बेशक तब शुरुआत में लिखने के लिए ऐसे कलम या स्याही तब नहीं होती थी, वो लकड़ी या किसी फलों आदि का रस में लकड़ी डुबोकर या पंख डुबोकर उससे लिखता होगा या किसी अन्य चीज़ से लिखता होगा। ठीक है, तो शुरुआती भाषा के मौखिक जो शुरुआती भेद है वो कौन है? मौखिक, और उसके बाद कौन सा है? लिखित। तो शुरुआत कहीं कहीं किताब में केवल दो ही लिखे होते हैं, मुख से की गई अभिव्यक्ति मौखिक और लेखन के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति लिखित कहलाती है। ठीक है, अगर कभी आगे भविष्य में बंदर या पशु पक्षी भी इतने विकसित हो जाएं दिमाग से, तो अभी उनके पास प्रॉपर शब्द नहीं है कहने के लिए, और शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से मिलकर। वर्ण किससे मिलकर बनते हैं? ध्वनियों का लिखित रूप। तो कभी अगर ऐसा हो पाए दबे कि बंदर भी क्या करने लगे? शब्द बोलने लगे, तो जब वो बोलेंगे तो वो लिखेंगे भी जरूर। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा कल्पना लग रहा है कि बहुत वैसी है कि हो ही नहीं सकता। ठीक जैसे बंदरों की स्थिति आज है वैसी मनुष्य की भी तो रही होगी। तब किसने कभी क्या सोचा होगा कि मनुष्य कभी इतना विकसित होगा? तो होने को भाई हो भी सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि दाव ऐसे कि हो गए होगा, इतने समय बाद जरूर होगा। पर मैं बात कह रहा हूँ कि जैसे बंदरों की, पशु पक्षियों की स्थिति आज है वैसे ही कभी मनुष्य की भी रही होगी, और तभी भी वो अपने विचारों का आदान प्रदान करता होगा, लेकिन वो तब बोल करके मात्र करता होगा, और भाषा का वह रूप क्या कहलाता था? मौखिक। लेकिन जब मनुष्य सभ्य हुआ, उसको आवश्यकता पड़ी अपने विचारों को स्थायी रखने की, उस स्थान तक पहुँचाने की जहाँ तक उसकी आवाज़ नहीं जाती है, तो उसने इस बात का तोड़ क्या निकाला होगा कि ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए कोई चिन्ह बनाए, उन चिन्हों की सहायता से उन्होंने शब्द बनाए, और शब्दों के माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं, है ना? अगर आपको अगर मान लीजिए आप बहुत तेज बारिश होती और आप नहीं आने की स्थिति में हैं, तो आप क्या कर लेते होंगे? एक मैसेज छोड़ देते हैं। यानी आप अपने घर से आवाज़ तो नहीं लगा सकते कि मैं यहाँ सुन सकूँ या बाहर रिसेप्शन में बैठा आदमी सुन सके कि अरे भाई बारिश हो रही है, मैं नहीं आ रहा आज। तो अगर तो आप ऊपरी मंजिल पे हैं, सामने हैं, तो हो सकता है कि आप खिड़की से बोल देंगे अरे प्रमोद भाई आज मैं नहीं आ रहा हूँ, तो यहाँ तक तो आवाज़ पहुँच गई। लेकिन अगर आप दूसरी गली मोहल्ले में होंगे तो वहाँ से आवाज़ तो यहाँ आने वाली नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब लेखन के माध्यम से भेजेंगे अपने विचार को, है ना? तो दूसरा माध्यम क्या होता है? भाषा का दूसरा प्रकार क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसको कहेंगे? जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान लेखन के माध्यम से करता है तो भाषा का यह रूप या यह माध्यम कहलाता है क्या? लिखित भाषा। ठीक है, और सांकेतिक भाषा, जब मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करे, विचारों को विनिमय करे, अपने विचार दूसरे तक और दूसरे के विचार अपने तक, अपने आप को स्वीकारे, अपने आप ग्रहण करे, तो भाषा का यह रूप क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। तो बहुत आसान सी बात है, मुख से की गई अभिव्यक्ति मौखिक भाषा है, यानी विचारों का आदान प्रदान जब बोल करके करा जाए तो भाषा का यह रूप मौखिक कहलाता है। लेखन के माध्यम से की गई अभिव्यक्ति लिखित भाषा कहलाती है, यानी जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान लेखन के माध्यम से करे, लिख करके करे, तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। जब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से करे, तो भाषा का यह रूप, यह प्रकार, यह भेद, जो मर्जी बोल दीजिए, इसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि भाषा किसको कहते हैं और भाषा के कितने प्रकार हैं। तो भाषा, विचार अभिव्यक्ति का नाम भाषा है, और भाषा सामान्यतया 3 प्रकार की हो सकती है। बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो हम कहेंगे ये भाषा का कौन सा प्रकार है? मौखिक। लेखन के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो कहेंगे ये भाषा का लिखित रूप है या लिखित भाषा है ये। और संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो हम कहेंगे कि ये सांकेतिक भाषा है।
ठीक, अब इसी को मैं लिखाऊंगा, लेकिन लिखाने से पहले फिर थोड़ा सा और आगे देखिए। लिखने पर बहुत जोर न रखना। भले आप नए बच्चे हैं, मुझे मालूम है आपने लिखने पर ही जोर रखना है। आपको लगता है कि जब खूब सारा हम लिख कर चले जाएं, नोट्स भर लें, तो आपको तसल्ली होती है हाँ हमने पढ़ा कुछ। लेकिन आप कॉपी पर लिख जरूर लीजिए आगे के लिए, आपको पढ़ने के लिए, पर लिखने पर जोर मत रखिए, समझने पर रखिए। ये नोट्स आपके घर ही पर रह जाना है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, यानी जो कुछ यहाँ रहेगा वही आप वहाँ यूज़ कर पाएंगे। तो इसलिए लिखिए ज़रूर, पर लिखने से पहले चुपचाप समझने पर जोर रखिए। अगर समझे नहीं हो तो दोबारा पूछ लीजिए, घर जाकर पढ़ो, घर में फिर समझ में नहीं आता तो अगले दिन पूछो। मैं पूछने के लिए कभी मना नहीं करता। एक बच्चे के लगातार 4 सवाल भी होते हैं तो मैं उसको तसल्ली से सबके जवाब देता हूँ। ये नहीं कहता कि तूने दूसरा सवाल क्यों पूछा। ठीक है, तो आप जब तक समझे ना हो तब तक आगे मत बढ़िए, और समझने पर जोर रखो, लिखने पर नहीं। लिखा हुआ जो मैं लिखाऊंगा वो क्या किताबों में नहीं लिखा हुआ है? जो मैंने बोला, मैंने कुछ भी नई बात नहीं बोली, मेरे खुद की अभिव्यक्ति या खुद के सृजनता कुछ नहीं है। ये जो कुछ मैंने किताब में पढ़ा वही आपको बताया, यानी इसका मतलब लिखा हुआ तो किताबों में भी है, लेकिन इस किताब में लिखी हुई बात को मैं आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझने पर जोर रखिए। ठीक है, और रहा सवाल लिखने का तो लिखवाऊंगा तो मैं ज़रूर, क्योंकि वो चीज़ आपके पास अस्थायी रहे। ठीक है, तो आपने अभी भाषा पढ़ी, अब देखते हैं बोली। परसों के पेपर में आया था कि क्या भाषा और बोली, वीडियो का पेपर था, उसमें एक सवाल था, भाषा और बोली एक ही हैं? कथन और कारण दो थे उसमें। और दूसरा था कि बोली ही विकसित होकर भाषा का रूप लेती है या भाषा बनती है। ठीक है, तो आप ये जरूर जान लीजिए कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। ठीक, भाषा हो या बोली हो, दोनों ही एक माध्यम है अपनी बात को कहने के और दूसरे की बात को समझने के, यानी विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम, हथियार, औजार मात्र हैं। माध्यम का मतलब क्या होता है? हथियार या औजार। दूसरे शब्दों में, जैसे मान लीजिए चाकू, सब्जी काटने के लिए हमको माध्यम क्या चाहिए? चाकू चाहिए, यानी चाकू क्या हुआ? औजार हुआ या हथियार हुआ, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। उद्देश्य क्या था? सब्जी काटना, है ना। या बूढ़े आदमी को चलने के लिए माध्यम चाहिए या हथियार चाहिए या औजार चाहिए, तो उसको क्या होती है? वो लाठी होती है। तो लाठी क्या है? उसके लिए चलने का माध्यम है। और माध्यम का मतलब, सामान्य मतलब क्या निकला? हथियार या उपकरण या औजार। तो भाषा भी एक उपकरण मान लीजिए, औजार मान लीजिए, हथियार मान लीजिए, माध्यम मान लीजिए। किस बात का? अपनी बात को कहने का और दूसरे की बात को समझने का। ठीक है, और ठीक ऐसे ही बोली भी जो है माध्यम मात्र है, औजार मात्र है, अपनी बात को कहने का और दूसरे की बात को समझने का। तो जब दोनों ही माध्यम है विचारों के आदान प्रदान करने का, तो दोनों अलग अलग शब्द क्यों? तो दोनों में अंतर यह है कि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसको बोली कहते हैं। अब क्षेत्रीय मतलब क्षेत्र शब्द से बना है क्षेत्रीय। क्षेत्र शब्द एक संज्ञा है और क्षेत्रीय जो शब्द है वो क्या है? वो विशेषण है। जैसे स्थान शब्द संज्ञा है और स्थानीय शब्द क्या है? विशेषण है। तो भाषा का जो क्षेत्रीय या स्थानीय रूप होता है उसका नाम बोली होता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष के, छोटे क्षेत्र के, छोटे स्थान विशेष के लोग जब केवल मौखिक स्तर पर अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करें, उस माध्यम का नाम क्या होता है? बोली होता है। भाषा का क्षेत्रीय या स्थानीय रूप बोली होता है। एक लाइन पर्याप्त है इतनी। बोली का कोई अपना किसी भी बोली में कुछ साहित्य नहीं रचा जाता, न बोली का कोई व्याकरण होता है, और न बोली बहुत व्यापक स्तर पर लिखने और बोलने का, दोनों का माध्यम होती है। बोली केवल एक विचारों का मौखिक स्तर पर बोली का प्रयोग करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, जैसे हालांकि गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा हैं, पर कुछ लोग इनको क्या कहते हैं? बोली भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हैं। और ये केवल मौखिक स्तर पर ही जौनसारी कोई बोलता है। लिखने में जौनसारी चीज़, जौनसारी में वो कोई कविता नहीं लिखता, कोई कहानी नहीं लिखता, कोई व्याकरण नहीं जौनसारी का, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। हालांकि ये विवादित बात है, कुछ लोग बोली भी, कोई भाषा भी कहते हैं, पर समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। ये अवधि है, ब्रज है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो भाषा का जो एक, जब किसी छोटे क्षेत्र में, वहाँ किसी छोटे क्षेत्र में रहने वाले लोग जिस माध्यम से मौखिक स्तर पर अपने बात को कहते और सुनते हैं, उस माध्यम का नाम बोली होता है। और ये बोली जब बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े क्षेत्र में प्रयोग होने लगती है, लेखन में भी और बोलने में भी, इसमें साहित्य रचना भी होने लगती है, इसका व्याकरण भी बन जाता है, या अन्य व्यापारिक या व्यापारिक या अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होने लगता है, तो ये भाषा ही विकसित होकर क्या बनती है? फिर बोली हो जाती है। जैसे ही बोली का विकास हो जाएगा, बोली में कोई लिखना लगेगा, साहित्य रचना करने लगेगा,
इसका व्याकरण बन जाएगा, तो इसको बोली नहीं कहेंगे, फिर ये क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। तो अगर कोई बोले कि बोली क्या है, तो आप कहेंगे भाषा का क्षेत्रीय रूप है। और भाषा क्या है, बोली का व्यापक रूप है। भाषा बोली का व्यापक रूप, और बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप, अल्प विकसित रूप, सीमित रूप, स्थानीय रूप, जो मर्जी कह दीजिए। ठीक है। तो बोली की परिभाषा क्या बोलेंगे हम, जब किसी क्षेत्र विशेष के लोग केवल मौखिक स्तर पर जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उस माध्यम को बोली कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोग मौखिक स्तर पर जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उस माध्यम का नाम बोली होता है। किसी छोटे क्षेत्र के लोग, किसी एक स्थान विशेष के लोग मौखिक स्तर पर जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करें, वो माध्यम क्या कहलाएगा, बोली कहलाएगा। बोली का ना कोई साहित्य, ना व्याकरण आदि कुछ सामान्यता नहीं होता है। जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन ये इतनी व्यापक स्तर पर बोली जाने लगेगी, इसका लोग प्रयोग बोलने के स्थान पर लिखने में भी करने लगेंगे, और जैसे ही लिखेंगे तो ये इसका व्याकरण आदि भी तैयार करेंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगी, बोली हो जाएगी। तो आप सवाल था कि भाषा और बोली दोनों एक ही हैं, दोनों एक नहीं हैं। भाषा क्षेत्रीय रूप है, बोली क्षेत्रीय रूप है विचार विनिमय का, विचार अभिव्यक्ति का, और भाषा व्यापक रूप है। और दूसरा कथन सही था कि बोली ही एक दिन विकसित होकर भाषा का रूप लेती है। तो उसमें कथन एक गलत और कथन बी दूसरा सही था। उसका आंसर भी यही था जो परसों वीडियो का एग्जाम हुआ था। तो क्या होगी, बोली और भाषा दोनों की दोनों विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, पर यह भाषा का क्षेत्रीय रूप है और यह भाषा का विस्तृत रूप है। अब देखिए, हिंदी केवल उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, कितने राज्यों की राजकीय भाषा है हिंदी। भारत के 10-11 राज्य हिंदी का प्रयोग करते हैं, और उनकी राजकीय भाषा भी, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, उनके सरकारी कामकाज भी हिंदी में ही होते हैं। तो यानी ज़्यादा व्यापक स्तर पर लोग इसका प्रयोग करते हैं बोलने व लिखने में, इसलिए हिंदी क्या होगी, बोली नहीं बल्कि भाषा है। और थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कहें कि गढ़वाली या जौनसारी, कुमाऊनी आदि जो हैं, किसी क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र तक, कुमाऊं क्षेत्र के, जौनसार क्षेत्र तक केवल मौखिक स्तर पर प्रचलन में होती हैं। इनमें कोई न तो कुछ चिट्ठी पत्री आदि कुछ लिखता है, ना तो इनमें कुछ अखबार छपता है, ना इनमें कभी और क्षेत्रों में इनका प्रयोग होता है, ना इनका कोई व्याकरण, आपको स्पष्ट व्याकरण की किताब दिखाई पड़े आप जौनसार की या लाना फलाना कुछ भी ऐसी, तो तब इनको लोग क्या कहते हैं कि ये क्या हैं, बोलियां हैं। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है, बस इतना जान लीजिए। ठीक है। अब भाषा की इकाई क्या होती है, इसको भी मैं लिखा दूंगा, लेकिन अब थोड़ा इकाई पर चलते हैं और आगे फिर सीधा सीधा हमारा वर्णमाला आ जाएगा। भाषा की इकाई क्या है। अब इकाई का मतलब होता है, यूनिट कहें अंग्रेजी में यूनिट, और हिंदी में कहें इकाई का मतलब खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा कह दीजिए। ठीक है। भाषा कैसे बनाई, कोई भी चीज़ बनती है तो एक एक चीज़ों को जोड़ जोड़ करके एक चीज़ तैयार होती है। मान लीजिए शरीर बनता है, तो शरीर एक एक कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होता है। कई सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो एक क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी, यानी ऊतक जिसको कहते हैं बायोलॉजी के भाषा में। और फिर कई सारे ऊतक मिलेंगे तो एक अंग बनाएंगे, फिर वो कई सारे अंग मिलेंगे तो एक शरीर बनाएंगे। तो जैसे कहते हैं बायोलॉजी के हिसाब से कि शरीर की सबसे छोटी इकाई खंड या टुकड़ा क्या होता है, तो आपने बायोलॉजी कभी 9th 10th 11वीं 12वीं में पढ़ी होगी। तो क्या होता है सबसे छोटा टुकड़ा, आप बोलो लड़की जो खंबे के पास बैठी हैं, ग्रे कलर का पहने हुए। शरीर की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं, टिश्यू को नहीं कहते बेटा। ये अब आप बोलेंगे ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप, हिंदी है, ये आपके ये भी आ सकता है ग्रुप सी में, सामान्य हिंदी का सवाल है ना, तो ग्रुप सी में, कांस्टेबल में, पुलिस आदि सभी जगह आ सकती है सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान भाई। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये भी सवाल आता है ना। तो क्या होती है, कोशिका होती है ना। ये तो 9th 10th में पढ़े होंगे। अब आप ये बहाना बना रहे होंगे कि मैं तो 8 साइड की हूँ। 8 साइड में भी शायद वो जैसे ग्रह विज्ञान आदि इनमें भी क्या होता है, साइंस होता है थोड़ी बहुत। और साइंस साइड के होंगे तो एक आपके पास जीव विज्ञान, बायोलॉजी एक विषय रहा होगा, जिसको कि आगे चल करके जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान 2 भागों में बढ़ जाता है वो। ठीक है। तो इकाई का मतलब हुआ छोटा टुकड़ा। वो 2-3 टुकड़े मिलेंगे तो वो एक बड़ा टुकड़ा का निर्माण करेंगे। वो बड़ा टुकड़ा और 2-3 टुकड़ों से मिलेगा तो और बड़ा टुकड़ा बनाएगा। वो बड़ा टुकड़ा और 2-3 बड़े बड़े टुकड़ों से मिलेगा तो और बड़ा टुकड़ा बनाएगा, और एक पूर्ण चीज़ तैयार होगी। ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, वर्ण।
अब वर्ण, लेकिन अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन अब सवाल ये है कि वर्ण क्या होता है, तो पहले वही पढ़ लें कि वर्ण क्या होता है, सुन लीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो भाषा की जो मूल इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ध्वनि का मतलब आवाज। भाषा की मूल का मतलब शुरुआती, प्रारंभिक। जब भी मूल शब्द आए कहीं पर भी, तो मूल का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु, और इसी मूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रूट बोलते हैं। रूट से ही सामान्य मतलब आप समझते हैं, जड़ समझते हैं। जब भी कोई चीज़ पढ़ें तो उसको कंसेप्ट से पढ़िए, उसका अर्थ समझने की कोशिश करिए, तो आपको परिभाषा समझ में आएगी। ठीक है, मूल का मतलब क्या होता है, वो शुरुआती बिंदु जहाँ से कोई चीज़ आगे विकसित होती है, बढ़ती है, अपना एक पूरा रूप लेती है, उस शुरुआती बिंदु को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। जैसे हम कहें इस नदी का मूल क्या है, तो मूल उस शुरुआती बिंदु को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से नदी जमीन से बाहर आती है, और उसी मूल को हम क्या कहते हैं, नदी का स्रोत कहते हैं, है ना। ये पौधे का भी अगर कोई मूल है, तो मूल, पौधा कहाँ से बढ़ा, यहाँ से, तो मूल कहाँ है पौधे का, ये है जहाँ से ये विकसित होकर आगे रूप ले रहा है। और इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह दिया, क्या है इसका, जड़ है। अब आप बोलेंगे जड़ तो नीचे होती, लेकिन पहले तो यहाँ पर था नहीं, जड़ भी पहले जड़ से ऊपर आता है, नहीं, यहाँ से बीज था, अब जहाँ भी फैलेगा, ऊपर फैलेगा चाहे नीचे फैलेगा, तो मूल कहाँ पर इसका, यहाँ पर है। तो वो शुरुआती पॉइंट, वह शुरुआती जगह, वह शुरुआती स्थान मूल कहलाता है, जहाँ से कोई चीज़ आगे की तरफ बढ़ करके विकास करती है। और भाषा कहाँ से शुरुआत हुई थी, बोलने से कि लिखने से, बोलने से हुई थी, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान मनुष्य ने शुरुआत में कब कर कैसे करा होगा, बोल करके करा होगा, क्योंकि उसको लिखना उखना तब नहीं आता होगा। और बोलना भी, बोलने से पहले भी उसने केवल बोलेगा भी कब, जब उसके पास प्रॉपर शब्द होंगे। लेकिन जब शब्द ही ना हो तो वो कैसे करता होगा, ध्वनियों से करता होगा। जैसे आज बंदरों के पास प्रॉपर शब्द नहीं है कि एक बंदर दूसरे बंदर से कहे कि भूख लग गई यार, भूख अलग तरह का, डर लग रही है, तो वो अलग तरह, वो शब्दों के रूप में डर नहीं बोल पाएगा, वो डर को अभिव्यक्त करने के लिए कोई ध्वनि निकालेगा। तो भाषा की मूल इकाई, शुरुआती बिंदु, शुरुआती पॉइंट क्या रहा होगा, ध्वनि रही होगी, नहीं, वो रही है। भाषा की शुरुआती बिंदु क्या है, ध्वनि। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि भाषा की मूल इकाई, शुरुआती बिंदु से मतलब वो शुरुआती पॉइंट जहां से कोई चीज बढ़ती है, विकसित होती है। तो भाषा की मूल इकाई होती है क्या, ध्वनि। और इन्हीं ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए मनुष्य ने जो संकेत चिन्ह बनाए हैं, उन संकेत चिन्हों का नाम वर्ण होता है। जैसे मान लीजिए अ, क, प, ट, अभी आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है, ध्वनि है। और इन ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए मैं अ नाम की ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए ऐसा चिन्ह बना रहा हूँ। क, एक आवाज़ सुनाई पड़ रही है आपको, इस क नाम की ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए मैं ऐसा चिन्ह बना रहा हूँ। ट नाम की ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। म नाम की ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। तो हर एक ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए मैं कोई ना कोई एक संकेत चिन्ह, लेखन चिन्ह निर्धारित कर रहा हूँ। तो ध्वनियों का जो लिखित रूप है, ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह हम निर्धारित करते हैं, इन चिन्हों का नाम क्या होता है, वर्ण होता है। ठीक है, हिंदी के वर्ण ये होंगे। अंग्रेजी का अगर ए नाम की ध्वनि और अंग्रेजी में मैं इसको लेखन में व्यक्त करूं तो ये ऐसे बनेगा, बी ऐसे बनेगा, तो ये भी क्या है, ये भी वर्ण है। ये अंग्रेजी के हैं, ये क्या हिंदी के हैं, किसी और भाषा के और तरह के लेखन चिन्ह होंगे। तो ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ऐसे कह सकते हैं। और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो लिखना हम आवाज़ से करते हैं कि वर्णों से करते हैं। पहले वर्ण लिखते हैं, वर्ण 2-3 मिलते हैं तो फिर एक शब्द बनाते हैं, 2-3 शब्द मिलते हैं तो फिर एक वाक्य बनाते हैं, और वाक्य के माध्यम से हम पूरी बात कहते हैं। जैसे मैंने कहा आप कल कहाँ थे, तो मैंने अपनी बात कही कि आप कल कहाँ थे, तो इसमें कितने बहुत सारे शब्द आए। और जैसे जब मैंने इतना बोला कि आप कल कहाँ थे, अब मेरी बात आपको उसको समझ में आई, मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई, अपने विचार आप तक दिए। तो जिस माध्यम से दिए वो क्या है, भाषा। अब भाषा की सबसे शुरुआती इकाई, सबसे प्रारंभिक बिंदु कहाँ क्या है, पहले मैंने ये बनाया, तब इसके साथ प जोड़ा, तो शुरुआती बिंदु आप है कि आ है ना। शुरुआती बिंदु कल है कि क है, क है। तो पहले मैंने क लिखा, फिर ल लिखा, फिर दोनों को जोड़ा, फिर मैंने क लिखा, फिर ह लिखा, फिर आ की मात्रा दी, फिर यह चंद्र बिंदु लगाया, और ऐसे मैंने शब्द बनाया, तब जाकर हम आगे की तरफ बढ़े। तो हम बढ़ किससे रहे हैं, जिस शुरुआती बिंदु से बढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रारंभिक इकाई है, प्रारंभिक टुकड़ा है।
तो भाषा की, अगर ये सवाल आता है कि भाषा की मूल इकाई क्या है, तो आपका आंसर क्या होता है? ध्वनि होता है, आवाज़ होता है। मूल का मतलब शुरुआती। तो जब मनुष्य ने बोलना शुरू करा होगा तो बोल अपने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू करा तो किससे करा? वर्णों से तो नहीं करा, वर्ण तो बहुत बाद में बनाए उसने, लेकिन शुरुआत में अपने विचार आदान प्रदान किससे करा उसने? ध्वनियों से। तो भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो आप कह सकते हैं कि भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है, और इन्हीं ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए जिन लेखन चिन्हों का निर्धारण मनुष्य ने किया है, या जिन लेखन चिन्हों को वो निर्मित करता है, रचता है, बनाता है, उन लेखन चिन्हों का नाम वर्ण होता है। इस प्रकार जब लेखन की दृष्टि से हम बात करें तो भाषा की मूल इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्णों से मिलकर फिर क्या, देखो, वर्णों से मिलकर क्या, पहले होता है वर्ण, फिर होता है अक्षर, इस पर वर्ण और अक्षर पर मैं बात करूंगा, फिर होता है, फिर बनेगा शब्द। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा पद। कई सारे पद मिलेंगे तो पद बना देगा पदबंध। क्या बनाएगा? शब्द था, फिर पद था, फिर पदबंध था, फिर पदबंध के और बड़ा इकाई होती है उपवाक्य, और वाक्य से बड़ी होती है, उपवाक्य से बड़ी होती है वाक्य। अब यहाँ सवाल आता है भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो आपका आंसर वाक्य। और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो वर्ण, और भाषा की मूल इकाई होती है तो वो ध्वनि होती है। ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए ही हम जो चिन्ह बनाते हैं उसका नाम वर्ण होता है। तो जब लिखने के स्तर से हम बात करें तो लेखन के स्तर पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनियों से कभी लिखा नहीं जाता। लेखन तो हम किससे करते हैं? वर्णों से शुरुआत करते हैं। तो जब भी वो ये बोले भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो इसका तात्पर्य उसका लेखन से ही होता है। वो जरूरी नहीं कि उसमें लिखेगी लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ऐसा लिखा हो तो तभी भी वर्ण है। और अगर लेखन शब्द ना भी प्रयोग करे, वो कहे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ध्वनि कभी छोटी बड़ी यानी बड़ी नहीं होती है आवाज़ें। तो छोटी की बात कर रहा हो तो वर्ण की बात कर रहा है, लेकिन जब वो कहे भाषा की मूल इकाई क्या है, तब आपका आंसर ध्वनि होगा। अब अंतर बता देता हूं कि ध्वनि और वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अब जैसे एग्जांपल, मैं वर्णों के 4 एग्जांपल देता हूं। वर्णों के 4 एग्जांपल देखिए, और 4 अक्षरों के भी देखिए। ये मिट क्यों नहीं रहा यार? ये लो मिटा, ठीक। अब ये रहा वर्ण, ऊपर की लाइन में वर्ण है और यहां मैं लिख रहा हूं अक्षर, और दोनों की अलग अलग परिभाषा कह रहा हूं। देखिए, ठीक है। वर्ण के एग्जाम्पल ये रहे, अ या आ या ई या ए या क के नीचे हलंत, ख के नीचे हलंत, या म के नीचे हलंत, या य के नीचे हलंत, कुछ भी हो। ये 4-5 एग्जाम्पल, ठीक है। और अक्षर को देखिए, अभी समझाऊंगा कि आप बोलेंगे दोनों जगह क्यों आ रहे हैं। ई ए, और फिर ये क, या फिर का, या में हो, मो हो, कुछ भी हो, ठीक है। या ख हो, या ग हो, या चा हो, या पी हो आदि, ये क्या है? अक्षर है, ठीक। अब वर्ण की परिभाषा देखिए। भाषा की वह मैंने कहा कि सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और सबसे छोटा किसी को हम कब कहेंगे? जब उससे छोटा कोई और ना हो। पता चला उससे छोटा एक कोई और है, तो हम पहले वाले को सबसे छोटा कैसे? मान लीजिए इस क्लास में एक बच्चा है 15 साल का, तो हम कहेंगे कि ये सब, और मुझे लगता नहीं 15 होगा, ज़्यादा यहाँ 16-17 का होगा, 17-18 के आसपास होगा कोई। लेकिन जो 17 साल का भी है तो हम कहेंगे कि इस कक्षा का सबसे छोटा विद्यार्थी है। लेकिन पता चला 17 साल वाले को हम सबसे छोटा तब कह पाएंगे जब 17 से कम कोई यहाँ हो नहीं। पता चला 17 साल से छोटा एक 16 साल का या 14 साल का 10 साल का है, तो 17 साल वाले को हम सबसे छोटा नहीं कह पाएंगे। तब सबसे छोटा कौन होगा? जो 10 साल का होगा। या मान लीजिए किसी के 4 बेटे हैं तो वो कहता है कि मेरा सब छोटा बेटा है या सबसे छोटा बेटा है, तो ये होने के लिए क्या जरूरी कि उससे छोटा कोई एक और ना हो, ठीक है। तो देखिए, तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड ना हो सकें, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जब और खंड नहीं हो पाएंगे, अंतिम खंड वो रहेगा, उससे कोई और छोटा नहीं हो पाएगा, तो तभी तो हम उसको क्या कहेंगे कि सबसे छोटा खंड है, सबसे छोटा टुकड़ा है, सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड ना किए जा सकें क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब देखिए, इस अ के कोई और टुकड़े कर सकते हैं हम? अ को आधा लिखा जा सकता है, या आप कहेंगे आ को लिख सकते हैं। आ को अगर आपने ये सोच रहे हैं कि यह आ का आधा रूप है, तो ये इसका रूप नहीं है। ये अ अलग ध्वनि है और आ अलग है। अगर ये आप कहेंगे छोटा बड़ा कुछ नहीं है, ये अ है और ये आ है, दोनों ध्वनियाँ अलग हैं,
एक अ, एक आ, एक है ई और एक है ई, एक है उ और एक है ऊ। दोनों ध्वनियाँ अलग हैं। बड़े ऊ का छोटा टुकड़ा नहीं है छोटा ऊ, बड़े ऊ का टुकड़ा छोटा ऊ नहीं है। छोटा ऊ तो अपने आप में पर्याप्त है, पूर्ण है। तो यानी किसी भी स्वर के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, यानी अंतिम टुकड़ा यही है। तो इस नाते क्या हुआ, ये वर्ण हुआ, यानी जिसके और खंड ना कर सकें वही सबसे छोटा खंड होगा ना। अब व्यंजनों पर आइए। अगर मैं यहाँ ये इतना ये ना लिखूं तो ये क्या है, पूरा, यानी इससे और इसका छोटा टुकड़ा कर सकता हूं मैं ऐसा, और ये बराबर क्या, ऐसे हलंत वाला। अगर मैं ये यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, ये सबसे छोटा टुकड़ा नहीं है, क्योंकि इससे छोटा और एक टुकड़ा कर सकते हैं हम। कैसे कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। और इसको बराबर कैसे कर, या तो ऐसा लिखिए या हलंत द्वारा लिखिए, ये दोनों एक ही चीज़ तो है। किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब वो आधा है। अगर मैं म के नीचे ऐसा लिखूं तो ये बराबर है इसके, ये दोनों एक ही चीज़ है। अगर मैं य के नीचे हलंत लगा दूं तो ये बराबर है इसके, यानी ये ऐसे है, ये य है आधा। तो इसको मैं सबसे छोटा टुकड़ा तो नहीं कह सकता, क्योंकि इससे एक और छोटा टुकड़ा करा जा सकता है। इसको मैं वर्ण तो नहीं कह सकता, क्योंकि इससे भी और एक वर्ण तो हमने कहा कि भाषा की सबसे छोटा खंड होता है, सबसे छोटी इकाई होता है, यानी सबसे छोटे से तात्पर्य होता है कि इससे छोटा कोई और ना हो सके। लेकिन इससे छोटा तो कर सकते हैं हम, आधा ख ऐसे लिख लेते हैं, और इसी को दूसरे शब्दों में हम ऐसा करके लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाले वो है ना, ये दोनों एक ही है। तो चाहे तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो अब मैंने यहाँ वर्ण होने के लिए यहाँ क्या लगाया था, इनके नीचे हलंत लगाया है, यानी अब इनसे छोटा टुकड़ा नहीं करा जा सकता। तो भाषा के जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, वर्ण होगा। तो भाषा का वह छोटे से छोटा टुकड़ा, खंड, इकाई, अंश या भाग जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, और जब और टुकड़े नहीं करे जा सकते हैं तो तब वो अंतिम टुकड़ा होगा। तो तभी हम कह पाएंगे कि ये सबसे छोटा टुकड़ा है, इकाई है। तो सबसे छोटा टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा, वर्ण होगा। अब अक्षर की परिभाषा सुनिए। जब कोई ध्वनि, आवाज या ध्वनियों का समूह एक साथ उच्चारित होता है तो ऐसे ध्वनि या ध्वनियों के समूह का लिखित रूप अक्षर कहलाता है। जब कोई अकेली कोई ध्वनि, जैसे अ ध्वनि है कि ध्वनियों का समूह, ध्वनि है। आ ये भी ध्वनि है अकेली। का ये ध्वनि है कि ध्वनियों का समूह। ये क ध्वनि है कि ध्वनियों का समूह, ध्वनियों का समूह। एक क और इसके अंत में अ, ये दो ध्वनियों का समूह है, पर ये एक साथ लिखा जाता है या बोला जाता है, एक झटके में बोला जाता है। जब कोई अकेली ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों का समूह एक साथ एक ही श्वास में उच्चारित होता है तो इसका जो लिखित रूप होता है, इस दो का लिखित रूप क्या होगा, यह होगा। तो ये क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। अ का मतलब नहीं, क्षर का मतलब टूटे, ये टूटा नहीं है जब तक, तो ये क्या है, अक्षर है। जब तक क्षरित ना हो, टूटे ना, तो ये क्या है, अक्षर है। अगर ये क है तभी भी ये ध्वनि नहीं बल्कि ध्वनियों का समूह है। अगर ये की है तो ये का है तो आधा क और ये आ, दो ध्वनियों का समूह है। अगर ये की है तो आधा की और ये बड़ी ई का समूह है तो ये की हो जाएगा। फिर अगर ये के है तो आधा है क और इसके साथ क्या है ए, ये दो ध्वनियों का समूह है तो ये बराबर हो जाएगा के। अब जो क का के की जिन पर मैं हलंत ना लगाऊं वो सब क्या है, वर्ण नहीं है, वो अक्षर हैं। अब आप कहेंगे क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला तो सही, वर्ण होगा जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगा, और के सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटा और कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। अब इन दोनों टुकड़ों से छोटा और नहीं कर सकते हम, इस टुकड़े से और इस छोटे टुकड़े से, इससे इनके टुकड़े नहीं कर पाएंगे। देखो इसके तो मैं छोटे टुकड़े और कर दूं, इसके मैंने दो टुकड़े कर लिए, क्या करा, एक क और एक के। तो ये सबसे अंतिम सबसे छोटा तो नहीं है ना, इससे छोटा ये दो हैं। अब इनसे भी छोटा कर सकते हो क्या, इसको लिखोगे तो या तो आधा लिखोगे या हलंत लगा के लिखोगे, और इसको हलंत की जरूरत नहीं है, अपने में पूरा है। तो जो स्वर हैं वो अक्षर भी हैं और वर्ण भी हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, जो स्वर हैं वो अक्षर की परिभाषा भी फुलफिल कर रहे हैं। जो स्वर हैं वो अक्षर भी हैं और वर्ण भी हैं। वर्ण क्यों हैं ये स्वर, क्योंकि ये सबसे छोटे हैं, इससे छोटा टुकड़ा नहीं करा जा सकता है। और ये अक्षर क्यों है कि ये एक ही झटके में बोला जाता है, ये क्षरित भी नहीं होता, टूटता भी नहीं, इस नाते क्या है, ये अक्षर भी है। और अगर व्यंजनों के नीचे हलंत लगा हुआ है तो इसका मतलब वो सबसे छोटे टुकड़े हैं, इससे छोटा और नहीं कर सकते हैं, तो वो वर्ण है।
और अगर उनके साथ हलंत नहीं लगा हुआ है तो जरूर उनके साथ एक स्वर भी मिला हुआ है, और उस स्वर को जब अलग करेंगे तब उनके दो टुकड़े अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको तब उसका संयुक्त रूप क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या वह टुकड़ा जिसके और टुकड़े ना कर सकें वर्ण है। लेकिन अक्षर कौन है? जब कोई ध्वनि या ध्वनियों का समूह एक साथ एक झटके में बोला जाता है तो इनका जो लिखा हुआ रूप होता है वो क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। जैसे क और अ को जब मैं एक साथ बोलता हूं तो ये ऐसे करके लिखा जाता है, तो ये अपने आप में क्या है? अक्षर है। अब आप बोलेंगे कि पेपर में अगर आएगा तो कैसे करके आएगा? अब यहां से ऐसे आएगा, देखिए कि निम्न में अक्षर नहीं है। अब ए विकल्प कह देगा अ, बी में कह देगा ई, या सी में कह देगा का, और डी में कह देगा क, ऐसा। तो अक्षर कौन सा नहीं है? जो टूटा ना हो। तो ये तो टूटे नहीं है, ये तो अक्षर हैं, क्योंकि ये तोड़ा ही नहीं जा सकता। आधा लिख के दिखाइए या आधा बोल के दिखा दीजिए। ये टूटे नहीं है इसलिए ये क्या है? अक्षर हैं। और ये क्या है? ये टूटा हुआ है, इसलिए क्या है? ये अक्षर नहीं है। तो ये क्या है फिर? वर्ण है। और वर्ण किसको कहते हैं? भाषा की वह छोटा सा जो खंड जिसका और टुकड़ा ना करा जा सके। तो ये इस नाते क्या है? ये अक्षर नहीं बल्कि ये वर्ण है। और इसी में अगर ये कहे कि अगर मैं एक ये डी कह दूं, यहां मैं के कह दूं, के, अब ये कहे कि निम्न में, और यहां मैं थोड़ा बदलना पड़ेगा, यहां मैंने कु या को कह दिया, को है। एक है को, एक का, एक के और एक अ। अब ये कहेगी निम्न में वर्ण कौन सा है? निम्न में वर्ण का चयन करें। अगर साफ ना दिख रहा हो तो एक मैं कह रहा हूं अ है लिखा हुआ, एक है को लिखा, का लिखा हुआ, एक के लिखा हुआ और एक को लिखा, ये है। लो अब बताना इनमें वर्ण कौन सा है? वर्ण आपने परिभाषा पढ़ी है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड ना हो, और जब और खंड नहीं हो सकते तभी तो सबसे छोटा है, या इसी को हम ऐसे के भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो इस सबसे छोटा कब होगा? जब इसका कोई और टुकड़ा नहीं हो पाएगा। इसका तो टुकड़ा हो नहीं पाएगा, लेकिन इसका तो हो जाएगा। इसका दो टुकड़े क्या हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा आधा क और यानी इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आधा क और आ। अब इसके ये दो टुकड़े कर लिए मैंने, लेकिन इन टुकड़ों का और टुकड़े नहीं कर पाएंगे आप। ये दोनों टुकड़े क्या हो गए? वर्ण हो गए। थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा आपको, लेकिन समझने की कोशिश करो। देखो ये क्या है? ये वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम टुकड़ा नहीं है। इसका एक एक टुकड़े में इसके दो टुकड़े कर सकता हूं मैं, और दो टुकड़े क्या करूंगा? एक तो आधा क और एक आ। जब मैं का बोल रहा हूं तो दो ध्वनि एक साथ आ रही, क आ, क आ एक साथ बोला जा रहा है, का। तो शुरू में क है और अंत में क्या है? आ है। तो इसके जब मैं दो टुकड़े कर रहा हूं तो ये दो टुकड़े हो गए ना। इसके तो टुकड़े करे जा सकते हैं, और वर्ण की परिभाषा क्या थी? वह अंतिम इकाई जिसके और टुकड़े ना करे जा सके, और इसके तो टुकड़े कर लिए मैंने दो, तो इसलिए इसको तो वर्ण नहीं कहूंगा मैं, ये क्या है? अक्षर है। लेकिन इनको क्या कह सकता हूं? इनमें से एक को मैं वर्ण भी कह सकता हूं, एक को मैं केवल वर्ण ही कह पाऊंगा, और दूसरे को मैं अक्षर भी कह सकता हूं और वर्ण भी कह सकता हूं, क्योंकि ये तो टूटा ही नहीं है, क्षरित ही नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है? अक्षर भी है। लेकिन ये क्षरित हो गया, टूट गया, तो ये क्या है? वर्ण है। और दूसरे शब्दों में देखें कि ये वर्ण होने की परिभाषा क्या है? कि जिसके टुकड़े ना करे जा सकें। अंतिम टुकड़ा है वो क्या है? वर्ण। तो इसके भी टुकड़े तो नहीं कर सकते, इस नाते ये वर्ण भी है, और इसके भी टुकड़े नहीं कर सकते अब, और इस नाते ये भी वर्ण है। और अक्षर कौन है? जो टूटे ना, जो क्षरित ना हो। तो कौन नहीं टूटा? ये नहीं टूटा, ये टूटता ही नहीं है, इस नाते ये क्या है? अक्षर भी है। लेकिन ये तो टूट गया, इसलिए फिर क्या है? ये अक्षर नहीं है, ये वर्ण है। तो सीधी सी बात, अगर ना आपको क्या करना है, आपको ये कहीं पढ़ाना तो नहीं है, फिलहाल एक्सप्लेन तो नहीं करना है, लिखित रूप में पेपर में तो नहीं देना। आपका मकसद है एग्जाम में यहाँ से सवाल सही करने का। अगर अब आ रहा सवाल ये कि कहता कि इन विकल्पों में वर्ण कौन सा है और अक्षर कौन सा है, तो ध्यान रखना सभी स्वर वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। और रहा व्यंजनों का सवाल, अगर उनके नीचे हलंत लगा हुआ है तो उनको क्या कहोगे आप? वर्ण कहोगे। और अगर उनमें हलंत नहीं लगा हो तो निश्चित तौर पर उनके साथ एक स्वर भी है, तो तब वो क्या होंगे? अक्षर होंगे। अब सवाल अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसा आ गया, ए विकल्प में है अ, बी विकल्प में है का, और सी विकल्प में है, और डी विकल्प में, अब इसने कहा कि निम्न में अक्षर हैं, तो ये क्या देना पड़ेगा? ए और बी। डी में क्या कहेगा? ए तथा बी क्या है? ये है इसका आंसर। अक्षर कौन सा है? ए और बी, है ना। ये ध्वनि है और ये ध्वनियों का समूह है जो एक साथ उच्चारित होता है, उसका नाम अक्षर होता है। ऐसी ध्वनि या ध्वनि समूह जो एक साथ उच्चारित हो, उसका नाम अक्षर है। ठीक है।
तो ये एक साथ नहीं उच्चारित, ये अकेला नहीं उच्चारित होता। व्यंजन कभी आधा नहीं उच्चारित हो पाते, ये भी स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे के अभाव से कुछ लोगों को पल्ले नहीं पड़ा, पड़ गया। सीधी सी बात देखो, वर्ण कौन है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, और स्वरों के टुकड़े करे ही नहीं जा सकते, वो अंतिम टुकड़े हैं, इस नाते वो वर्ण भी हैं। और व्यंजनों के अगर स्वर हटा दें उनमें से उनका टुकड़ा हो जाता है एक, स्वर रहित करके। तो इसलिए स्वर रहित व्यंजनों का स्वर रहित टुकड़ा क्या होगा? वर्ण। और स्वर युक्त टुकड़ा क्या होगा व्यंजनों का? अक्षर होगा। और स्वर क्या होंगे? वर्ण भी होंगे और अक्षर भी होंगे। क्यों होंगे? कि भाषा के अंतिम टुकड़े, उनसे और टुकड़ा नहीं कर सकते, इस नाते वर्ण हैं, और वो टूटते भी नहीं हैं, इस नाते वो क्या हैं? अक्षर भी हैं। और व्यंजन अगर टूट गया है तो उसके नीचे हलंत लगा होगा, उसको तो आधा लिखा होगा, तो टूटा हुआ रूप उसका क्या होगा? वर्ण होगा। और जब तक नहीं टूटा है, वो क्षरित नहीं हुआ, तब तक वो क्या होगा? अक्षर होगा। ठीक है, बाकी मैं परिभाषा लिखाऊंगा, और अक्षर एक टॉपिक मैंने अलग पढ़ाना भी, तो वहाँ पर भी मैं बात कर लूँगा। ठीक है। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, या यूँ कहें कि ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, या ध्वनियों को लेखन के माध्यम, लेखन में स्पष्ट करने के लिए, ध्वनियों को लेखन में प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, दर्शाने के लिए जिन लेखन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उन लेखन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल मैं लिखा दूंगा। अब वर्ण से मिलकर बनता है आगे क्या? वर्णमाला। और इसी वर्णमाला के आप वेट कर रहे हैं कि वर्णमाला से हम शुरू करेंगे कि वर्ण कहते किसको हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर या व्यंजन, या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग आधारों पर व्यंजनों के नाम क्या है। कोई स्वर, कोई स्पर्शी है, कोई कंठ, कोई स्पर्शी, कोई अंतःसादी भी है, कोई कंठ तालव्य भी है, कोई सघोष सघोष भी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो वर्ण क्या होता है? वर्णमाला क्या? वर्ण क्या है? ध्वनियों का लिखित रूप। ध्वनि को लेखन में व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह बनाए गए वो क्या है? वर्ण। और वर्णमाला क्या है? इन वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह का नाम वर्णमाला है। वर्णों का समूह वर्णमाला है ऐसा नहीं कह सकते। कह सकते हैं? वर्णों का समूह, समूह का मतलब क्या होता है? हमेशा याद रख लीजिए, समूह का मतलब, समूह बराबर क्या? एक से अधिक की संख्या। एक से अधिक का होना ही क्या कहलाता है? समूह। और एक से अधिक कौन होता है? दो भी होता है एक से अधिक, तीन भी होता है एक से अधिक, चार भी होता है, पाँच भी होता है, 100 भी होता है, करोड़ भी होता है, अरब भी होता है। तो एक से अधिक जो भी होंगे वो सब क्या है? समूह। और एक से अधिक में क्या हो सकता है? दो भी हो सकते हैं और तीन भी। जैसे देखो, ज और ल, ये एक से अधिक है ना, तो वर्णों का समूह तो है ये, पर वर्णों का ये समूह क्या है? वर्णमाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्णमाला की शर्त क्या है? वर्णों का समूह 3, ये भी है। वर्णों का समूह 3 से 4, देखो ये भी है, देखो ये भी वर्ण समूह, इसमें कितने वर्ण हैं? 2। ये भी वर्ण समूह, इसमें कितने वर्ण हैं? 3। और ये भी वर्ण समूह, इसमें कितने वर्ण हैं? 3 से अधिक हैं। ठीक है। तो वर्णों का समूह वर्णमाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्णमाला की परिभाषा वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह। क्रम क्या है? ज के बाद क्या आना चाहिए था? झ, लेकिन यहाँ क्या आ गया? ल। यहाँ क्या होना चाहिए? क के बाद क्या आना चाहिए था क्रम से? ख, ग, घ, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? सीधा च की लाइन ही पूरी गायब हो गई, ट की पूरी हो गई, त की पूरी हो गई, सीधा क्या आ गया? म आ गया। तो ये समूह तो है, पर व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं है ये। इसलिए व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह जब तक ना हो तब तक उसका नाम वर्णमाला नहीं है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह। यानी व्यवस्था क्या करी हुई है व्याकरणाचार्यों ने कि पहले स्वर लिखे जाएंगे, और स्वरों में भी कौन से स्वर? जो देखो बिल्कुल सिस्टमैटिक है, वैज्ञानिक तरीके से है। मुख का सबसे पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कंठ। तो आ कंठ से ही उच्चारित होते हैं। फिर और आगे की तरफ आइए तो तालु, ई तालु से ही होते हैं। फिर ऐसे ओठ आदि, नासिका आदि होता है। तो आप जब उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे तो आप पाएंगे सबसे पहले वो लिखे हैं जो कंठ से लिखे उच्चारित होते हैं, जिनको बोलते समय श्वास कंठ को छूती है, तो कंठ सबसे पहले आते हैं। फिर तालु से उच्चारित होते हैं, जिनको बोलते समय तालु उच्चारित होती है, तालु प्रभावित होती है, तालु को टच करती है श्वास, वो तालव्य आते हैं। फिर मूर्धा, तालु से और आगे का भाग मूर्धा कहलाती है, मूर्धा। तो मूर्धा से उच्चारित होंगे, मूर्धा को प्रभावित करेगी श्वास, तो मूर्धन्य हो जाएंगे। और आगे दंत या दंत मूल, तो दंत्य हो जाएंगे। और आगे ओष्ठ, तो ओष्ठ हो जाएंगे। और ओंठ के बाहर क्या है? नाक, यानी श्वास नाक से भी आएगी तो नासिक हो जाएंगे। मुख और कंठ और तालु दोनों से आएगी श्वास, दोनों को छुएगी तो कंठ तालव्य हो जाएंगे, दंत्योष्ठ हो जाएंगे, कंठ्योष्ठ हो जाएंगे। तो क्रम जैसे मुख का क्रम है, सबसे पीछे कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर ओष्ठ, फिर दंत, फिर ओष्ठ, फिर नासिका, अंदर की तरफ से बाहर आते वक्त क्रम जैसा है वैसे ही इनका क्रम लिखा हुआ है। तो जब वर्णों का ऐसा क्रम से लिखेंगे
और व्यवस्थित तरीके क्रम और व्यवस्थित से मतलब क्या है कि क्रम पहले किसका है, अ का, फिर आ का, फिर छोटी ई का, फिर बड़ी ई का। और व्यवस्थित क्या है, व्यवस्था का मतलब यह है कि पहले स्वरों की व्यवस्था की गई है और बाद में व्यंजनों की। अब आप कहेंगे वर्णों का समूह तो लिखना, तो पहले आपने व्यंजन लिख दिए और फिर उसके बाद स्वर लिख दिया और बोल दिया लो साहब ये समूह हो गया, इसको वर्णमाला कहेंगे। जब तक आपने व्यवस्थित और क्रमबद्ध नहीं करा। अच्छा, दो शब्द हैं व्यवस्थित और क्रमबद्ध, बहुत आसान है। देखो ठीक है, व्यवस्था तो ये करी हुई है कि स्वरों के बाद क्या लिखे जाएंगे, व्यंजन। लेकिन व्यंजनों का भी क्रम निर्धारित करा हुआ है कि कंठ से उच्चारित होने वाले क क ख पहले लिखे जाएंगे, फिर तालु से उच्चारित होने वाले च छ तब लिखे जाएंगे, फिर मूर्धा से उच्चारित होने वाले ट ठ मूर्धन्य तब लिखे जाएंगे, फिर दंत से उच्चारित होने वाले त थ द तब दंत लिखे जाएंगे, फिर दंत के बाहर ओष्ठ है तो ओष्ठ लिखे जाएंगे। ओष्ठ व्यंजन आते हैं प फ। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे व्यंजन तो व्यंजन ही है तो पहले हम प फ लिख दें, फिर च छ लिख लें, फिर क ख लिख लें, फिर ट ठ लिख लें, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार तो है ही कि पहले व्यंजन स्वर हमने पहले लिख दिया, बाद में व्यंजन लिख दिए। व्यंजन तो लिख दिए पर क्रम से भी लिखना है कि जैसे मुख का अंगों का मुख के भागों का क्रम है उसी क्रम में लिखने हैं। व्यवस्थित से मतलब समझे, मैं जैसे व्यवस्था क्या कर रहा है, एक तरफ बच्चे हैं लड़के और एक तरफ क्या बैठी हैं लड़कियां, ये हमारी व्यवस्था करी और बीच में आने के लिए क्या करा हुआ, स्थान छोड़ा हुआ है, तो ये तो व्यवस्थित है। और कल भी आप फिर ऐसे ही बैठे कि इधर लड़के बैठे और इधर लड़कियां बैठी, तो ये व्यवस्थित तो बैठे आप। और व्यवस्था भी क्या करेगी, एक टेबल एक के लिए चार बच्चे बैठ पाएँ, पांचवा ना घुसे उसमें, तो आप चार ही बैठे हैं, तो ये व्यवस्था जैसे हमने करी उसके अनुकूल तो हैं। पर क्रमबद्ध कब कहूँगा मैं, जिस क्रम में आपका रोल नंबर, मान लीजिए एडमिशन इनका 1 में हुआ, 2 में, 3, 4 इनका रोल नंबर है, तो जब तक आपने अपने क्रम से नहीं बैठेंगे, एक रोल नंबर की जगह पर एक ही बैठा, पता चला सबसे लास्ट वाला वो बच्चा कल यहाँ बैठ गया, अब बोलेंगे साहब क्रमबद्ध तो हैं हम, इधर लड़कियां हैं और इधर लड़के हैं, क्रम व्यवस्थित तो हैं। पर क्रमबद्ध कब होंगे, जिस दिन पहले नंबर सीट पर ये बैठा था, दूसरे पर ये, तो ऐसे ही अगर रोज बैठते हैं भैया, आप यहाँ पहले एडमिशन लिए होंगे तो यहाँ रोल, मान लीजिए हमने यहाँ पर आपको एडमिशन दिया, सीट दी, फिर दूसरे ने एडमिशन लिया उसको यहाँ दिया, तीसरे ने ऐसा करके लिया, तो क्रम क्या हो गया आपका, रोल नंबर 1, 2, रोल नंबर 1, 3, 4, 5 ऐसे हो गया। इसी क्रम में अगर आप बैठते हैं रोज तो हम कहेंगे कि आप क्रमबद्ध बैठते हैं। पर आप व्यवस्थित तो बैठते होंगे लगभग रोज, पर क्रमबद्ध नहीं बैठते हैं। इसका मतलब समझे आप, व्यवस्थित तो क्या है, एक टेबल पर 4 बैठेंगे, एक तरफ लड़कियां बैठेंगी, एक तरफ लड़के बैठे, और संयोग से ऐसा करते भी हो सकते हैं आप। पर क्रमबद्ध व्यवस्थित तो आप बैठ सकते हैं और बैठते भी हैं कई बार, पर क्रमबद्ध कभी नहीं बैठते आप। इसका मतलब क्या हुआ, समझे। जैसे आप आज क्या बैठी हैं, आज से मान लें क्लास शुरू हुई तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, और कल पता चला ये लड़की बैठ गई वहाँ और ये बैठ गई यहाँ। व्यवस्थित तो है ये कि एक टेबल पर जगह कितनों की व्यवस्था बनाई थी हमने, 3 की, मान लीजिए यहाँ पर 3 की थी और ये 3 ही बैठे, 4 ने जबरदस्ती घुसी इसमें, तो व्यवस्थित तो हैं बैठी हुई, पर क्या क्रम से भी बैठी हैं। अगर वो लड़की यहाँ बैठ गई तो तब क्रमबद्ध नहीं है ये। क्रमबद्ध का मतलब जो क्रम पहले निर्धारित करा उसी के अनुकूल चलना, वो चीज़ क्या होता है, क्रम होता है। तो क्रम क्या है कि पहले क आएगा, फिर क की लाइन आएगी, च की, ट की, त की, प की, ऐसे। तो ऐसा जब कर आप लिख लेंगे तो इसका नाम क्या होगा, वर्णमाला होगा। तो वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है, याद रख लेना। अगर आप कहेंगे वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाता है, तो सार्थक समूह का नाम क्या होता है, शब्द होता है। सार्थक का मतलब जिसका कोई मीनिंग आए, जैसे इसका कुछ मीनिंग आ रहा है, किसी वस्तु का बोध करा रहा है, ये भी किसी वस्तु का बोध करा रहा है, ये किसी प्राणी का बोध करा रहा है। अर्थवान इकाई क्या कहते हैं, कहलाती हैं, शब्द कहलाती हैं। तो वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला नहीं, शब्द कहलाता है। और वर्णों का समूह खाली बोल देंगे तो समूह तो ये भी है, ये भी एक समूह है, ये भी एक समूह, एक से अधिक की संख्या का नाम समूह होता है ना, पर इसको तो हम वर्णमाला नहीं कह रहे। क्या ये वर्णमाला है? अब आप बोलेंगे वर्णों को समूह का नाम ही तो है वर्णमाला, तो समूह तो ये भी है। समूह किसको कहते हैं, एक से अधिक की संख्या को। एक से अधिक कितने हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या वर्णमाला है? तो वर्णों का समूह मात्र होना ही वर्णमाला नहीं। तो क्या जरूरी है, वर्णों और वर्णों का सार्थक समूह होना भी वर्णमाला नहीं। तो क्या है वर्णमाला? वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, पहले स्वर होंगे फिर बाद में व्यंजन। लेकिन स्वरों में भी कौन होंगे, कंठ से वाले होंगे पहले, फिर तालु वाले होंगे, इस क्रम में आएंगे। ऐसा नहीं कि पहले स्वर ही तो है तो पहले ओ लिख दो, फिर आ लिख दो, फिर ई लिख दो, फिर ए लिख दो, ऐसे करके लिख दो। तो व्यवस्था अनुसार पहले स्वर आएंगे पर क्रम से आएंगे, व्यवस्था अनुसार पहले व्यंजन ही आएंगे पर वो भी क्रम से आएंगे। पहले स्पर्शी एक तरफ होंगे, अंतस्थ एक उसके बाद होंगे, तब जाके उसमें होंगे। तो इस ढंग से आप लिखा हुआ पाएंगे कहीं पर भी, तो इसका नाम क्या होगा,
वर्णमाला होगा। तो जितनी बातें मैंने आज कही हैं, आपने बेशक एक शब्द नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन इसको मैं आपको आधा अधूरा कुछ नहीं लिखना है, मैं इसको व्यवस्थित करके से कल लिखाऊंगा कि भाषा क्या है, समझा मैंने दिया, भाषा के प्रकार कितने हैं वो लिखाऊंगा, बोली क्या है उसको लिखाऊंगा, भाषा की इकाई क्या है परिभाषा सहित एग्जाम्पल, अक्षर क्या है परिभाषा सहित एग्जाम्पल, वर्णमाला क्या है परिभाषा लिखाऊंगा, और तब वर्णमाला बनाऊंगा भी यहाँ पर व्यवस्थित, एक ही बार बनानी है वर्णमाला, और तब उसके बाद आएगा कि वर्णों के प्रकार कितने हैं, कितने तरह के वर्ण होते हैं, तब उसके बाद आगे लिखेंगे। तो इसी बात को मैं कल लिखा दूंगा जैसा मैंने बोला है। तो आप इसको ये मत सोचिए कि हमने खाली पढ़ा ही पढ़ा, सुना ही सुना और लिखा कुछ नहीं, बहुत कुछ भूमिका आपने बना ली, समझ आ गई होगी, और इसी बात को मैं कल लिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो अब टाइम ओवर हो रहा है, बाकी बातें होती कल। अगर किसी बच्चे का डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। ऑनलाइन भी नहीं दिख रहे हैं बच्चे, ऑनलाइन का भी कोई नहीं दिख रहा। आप लोगों को सवाल हो तो जल्दी बोलो, जो बात समझ में ना आए, वो डाउट रहा हो क्लियर कर लीजिए। नहीं है तो इस बात को आप जो मैंने बोला पढ़ना घर पर जाकर, इसकी तहकीकात भी करना है, क्या मैंने सर ने गलत बोला कि सही बोला, आप नेट से भी देखना और किताबों से भी देखना, और जहाँ डाउट रहेगा वो कल पूछना, ठीक है। चलो।